हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? आशा करता है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं क्लास 7 का इतिहास अध्याय 2, जिसका नाम है नए राजा और उनके राज्य, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है एनसीईआरटी के, जो कि ऑल सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। तो जितने भी टॉपिक कराते हैं ना, सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं वन शॉट, जिसमें आपका क्लास क्लास 7 का चैप्टर 2, जो जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से मुख्य बिंदु लेते हैं और बिंदु की सहायता से सभी बिंदु को हम मिलाते हैं और फिर वहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ को हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मुख्य बिंदु में हम लेते हैं नए राज्य का उदय। नए राज्य का उदय हुआ कब और कैसे हुआ? तो देखिए, नए राज्य का जो उदय हुआ 7वीं से 12वीं सदी के बीच नए राज्य का उदय। आपसे पूछा जाएगा कि नए राज्य का जो उदय हुआ था कब हुआ था, तो ये 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच नए राजाओं का उदय हुआ था। स्थानीय सरदार यानी कि समांतर अपने क्षेत्रीय शक्ति केंद्र स्थापित करके नए राज्य बन गए थे। क्या बन गए थे? नए राज्य बन गए थे। उसके बाद क्या था कि गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद छोटे छोटे राज्य स्वतंत्र हो गए थे, यानी कि छोटे छोटे जो राज्य बने गए थे वो स्वतंत्र आजाद हो गए थे। ठीक, अगला है राजस्व और प्रशासन। उसमें राज्य और प्रशासन का भी मुख्य बात थी। क्या क्या थी? तो किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर वसूला जाता था। ये क्या था? राजस्व प्रशासन, यानी कि राजस्व की बात बोले तो भूमि का जो शिल्प होता है उसको राजाओं सब क्या थे, किसानों से ये वसूल करते थे। हर मुख्य रूप से अनाज, धन, पशु आदि के रूप में लिया जाता था। राजा अपने सामंतों पर निर्भर रहते थे और वह सैन्य और प्रशासनिक जिम्मेदारी निभाते थे। और राजा किसी को भेजता था कि यार उसके यहाँ जाओ और कर वसूल के लाओ। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टैक्स बोलते हैं। जिसके पास अनाज होता था वह अनाज देता था, जिसके पास धन होता था वह धन देता था, जिसके पास धन नहीं होता था वह पशु भी दे देता था। ऐसी हालत थी। अगला है कि महत्वपूर्ण राज्यवंश। अब इसमें महत्वपूर्ण राज्यवंश कौन थे? तो देखिए, एक चोल साम्राज्य था। क्या था? चोल साम्राज्य था। जो दक्षिण भारत में शक्तिशाली साम्राज्य, अपने मंदिर निर्माण और समुद्र व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे। अब यहाँ पे जो राजवंश था चोल साम्राज्य, ये दक्षिण भारत में शक्तिशाली साम्राज्य था और उनका जो मंदिर निर्माण और समुद्री व्यापार के लिए वो बहुत जाने जाते थे। अब आता है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट की बात करें तो मध्य भारत और दक्षिण भारत में प्रभावशाली थे, यानी कि खूब जोर शोर से था। पाला प्रतिहार। क्या था कि पाला प्रतिहार और गुज्जर प्रतिहार उत्तरी भारत में सत्ता के संघर्ष थे और तीनों राजवंश कमजोर और त्रिकोणीय लड़ाई में शामिल थे। उसके बाद बात करते हैं भूमि अनुदान। ये भूमि अनुदान क्या था? तो ब्राह्मण और मंदिरों की भूमि दान दी जाती थी, जिसे ब्राह्मण देव कहा जाता था। अब यहाँ पे ब्रह्म देव क्या था? तो जो दान हम ब्राह्मण को दे दिए, पंडित को दे दिए, वो क्या कहलाता था? ब्रह्म देव कहा जाता था। भूमि पर कर छूट होती थी। भूमि पर छूट दिया जाता था। भूमि पे कोई टैक्स नहीं था, कोई कर नहीं था। भूमि पर छूट होती थी। इसे धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां के लिए उपयोग किया जाता था। लेकिन ये कर जो था सभी के लिए नहीं था। जो धार्मिक या सांस्कृतिक गतिविधि होती थी काम में, अगर उसमें कोई अगर धन खेत देता है तो उसमें कर देने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही दिया जाता था। ठीक है, अगली टॉपिक की बात करते हैं मंदिरों की भूमिका। मंदिरों की क्या भूमिका रही होगी? तो बात करें तो मंदिर केवल धार्मिक केंद्र नहीं थे। मंदिर जो थे केवल धार्मिक केंद्र नहीं थे, बल्कि आर्थिक और प्रशासनिक गतिविधियों के भी केंद्र थे। वहां पे प्रशासन के भी हाथ था, प्रशासन की भी चलती था। तो वह केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं थे, बल्कि आर्थिक और प्रशासनिक गतिविधियां भी का भी केंद्र थे। राजा अपनी शक्ति और समुद्र का प्रदर्शन करने के लिए भव्य मंदिर का निर्माण करते थे। अब राजा जो है, राजा चाहते थे कि भाई हम अपना शक्ति दिखाएं, अपनी नज़ारा सबको बताएं, तो उसके लिए क्या करता था? बड़े बड़े मंदिर बनवा देता था। और मंदिर में जब बनाया तो लोग सब क्या क्या, वाह राजा मंदिर बना दिया, तो राजा का गुणगान होने लगा। यानी कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी करना चाहता था, इसलिए भव्य मंदिर का निर्माण करवाते थे, जिसमें राजा भी सबको अपने शासन चला सके और सब उनका कहना भी मान सके। उदाहरण के लिए तो उदाहरण की बात करें तो तंजावुर का विदेश्वर मंदिर जो चोल साम्राज्य के काल में बनाया गया था। ठीक, वो बनाया और सब खुश हो गए और उन्हें राजा मानने लगे। ठीक, अगली बात करते हैं युद्ध और सामरिक विस्तार। युद्ध और सामरिक विस्तार ये क्या था? तो क्षेत्रीय साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध होते थे। नए क्षेत्र जितने ब्राह्मण व संसाधनों का उपयोग राज्य के विकास के लिए किया जाता था। अगली हम बात करते हैं अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। जब ये सब कुछ होता है
तो हर काम का एक निष्कर्ष निकलता है। तो देखिए क्या निष्कर्ष निकलता है। इस अध्याय में मैंने समझाया कि 7वीं शताब्दी के बाद नए राजवंश उभरे और उन्हें प्रशासनिक और आर्थिक मॉडल और मंदिरों का महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके बारे में मैंने बताया। यह युग भारत के संस्कृति और राजनीतिक विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण था। ये भी मैंने आपको बताया था। निष्कर्ष मिला जुला कर यही निकलता है। और यहाँ से आपका वीडियो होता है समाप्त, जो कि क्लास 7 का चैप्टर 2 है, जिस चैप्टर का नाम क्या था, नए राजा और उनके राज, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट चीज था, जो कि मैंने आपको कराया, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई भी एग्जाम ले लीजिए, ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम, जिसमें आपको ये सब क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चोल काल साम्राज्य और ये सभी जो राजा से रिलेटेड पूछे जाते हैं, तो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो कि मैंने आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को कमेंट कर जरूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्त फ्रेंडों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।